हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जेईई और नीट में भी बेटा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में शून्य कोटि अभिक्रिया से सवाल पूछे जाने की संभावना 50% है, तो बिल्कुल बेटा मान करके चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया से सवाल पूछे जाने की संभावना 90% है। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बोर्ड परीक्षा के लिए ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें सारा सब कुछ बेटा बहुत ध्यान से समझना है। जितने डेरिवेशन जितनी भी चीजें होंगी उसे बहुत ध्यान से समझना है। और अगर आप जेईई या नीट के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें समझने के बाद जो सूत्र निकल के आते हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। और छोटी छोटी बातें जो अपने को अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर किसकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की, कि आखिर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है। तो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी होगी, एक। मतलब इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक होगी। अभिक्रिया की कोटि बराबर कितनी होगी, एक। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम दर नियम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले हमने दर नियम वगैरह सारा सब कुछ समझ लिया। मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट किया है तो आपको बहुत सारी बातें हो सकता है समझ में ना आए, तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो एक बार पहले पूरी प्लेलिस्ट एक से लेकर के जहां तक बेटा आप पढ़ना चाह रहे हो पूरी 1 2 3 4 सीक्वेंस में देखिए तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम दर नियम लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर बराबर आर बराबर के गुणित के साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। ये जो हम डिब्बा के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये क्या है बेटा, अभिकारक की सांद्रता। और घात में क्या लगाते हैं, यहां पर हम घातांक में लगाते हैं। जो अभिक्रिया की कोटि होती वही यहां पर घातांक में लगाई जाती, क्योंकि मेरी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एक है, इसलिए यहां घातांक में कितना लगाऊंगा बच्चों में, एक लगाऊंगा। अरे आती बात समझ में। चलिए फिर देखते हैं आर बराबर क्या होगा, के। अभिकारक की सांद्रता का घातांक एक है, मतलब उस एक को हम लिखें चाहे ना लिखें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर मैं यहां से के को हटाता हूं, कभी भी मैं एक बराबर के चिन्ह से नियतांक को हटाता हूं तो वहां पर हम समानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं और यहां पर बन जाएगा आर समानुपाती किसके होगा, अभिकारक की सांद्रता के। आर समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के। यहां से मुझे एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहीं से हम बनाएंगे इसकी परिभाषा। क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक छोटी सी परिभाषा। अगर आपको बोला जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो परिभाषा तो हम ये आसानी से लिख देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम कि आखिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो ये बात हमने बोली
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो बेटा ये बात आपको अलग अलग तरीके से बोर्ड परीक्षा में या नीट के पेपर में बिल्कुल आसानी से पूछी जा सकती है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है, और उसमें अलग अलग 4 कथन लिखेंगे और हम वह कथन ढूंढेंगे जिसमें लिखा होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। अब इस बात को मैं आपको ग्राफ के द्वारा भी समझाने की कोशिश करता हूं, जैसा कि हमने शून्य कोटि अभिक्रिया में भी ग्राफ बनाया था। कोई बहुत कठिन ग्राफ नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो आपके आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं जहां एक तरफ हम ले रहे हैं क्या, अभिक्रिया की दर, एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, अभिक्रिया की दर, और दूसरे तरफ हम ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता। क्या ले रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता। बढ़िया है। तो यहां पर ग्राफ जब बनेगा अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच में, तो यह ग्राफ बनेगा बच्चों कैसा, देखिए संबंध समझिए आप। अभिक्रिया की दर समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के, मतलब यहां पर अभिक्रिया की दर समान अनुपात में बढ़ेगी जैसे जैसे आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाओगे। अर्थात आप अभिकारक की सांद्रता को दोगुना करोगे तो अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता को 3 गुना करोगे अभिक्रिया की दर भी 3 गुनी हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता को आधा करोगे अभिक्रिया की दर भी आधी हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, तो बच्चों आप ये बात तो जानते हो कि अगर 2 राशियां समानुपाती होती हैं तो उनके बीच जो ग्राफ बनता है वह एक सरल रेखा बनता है जो कि मध्य बिंदु से या बेटा मूल बिंदु से होकर के गुजरती है। तो यहां भी जो ग्राफ बनेगा वह एक सरल रेखा बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि ये दोनों समानुपाती हैं, और जब कोई भी 2 राशियां समानुपाती होती तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, एक सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती। तो यहां पर हमने ग्राफ बनाया एक सरल रेखा जो कि कहां से होकर के गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर के गुजर रही। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आसान है, बन जाना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कम से कम 2 उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको परिभाषा तो लिखनी और साथ में से कम 2 उदाहरण आपको लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये इस तरह से भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो भी आपसे ये बात बननी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ खास उदाहरण है जो आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से पहला है जो रेडियो एक्टिव विघटन है, वह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा होता है तो वह स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करता है। अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन, और यह जो विघटन होता है यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। तो पहला उदाहरण आप लिख लें, रेडियो, क्या लिखेंगे बच्चों हम, पहला उदाहरण रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, ये हो जाएगा हमारा पहला उदाहरण, है ना। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का विघटन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। तो यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन किस प्रकार होता है, इसको हम समीकरण से भी दर्शा सकते हैं। H2O2 जो कि एक द्रव है, यह विघटित होता है और क्या बनाता है, पहले तो बनाएगा जल का अणु और साथ में बेटा बनेगी ऑक्सीजन गैस। ये जो विघटन है यह भी आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसे आप याद रखें। इसके अलावा एक और अच्छा उदाहरण है हमारे पास, शर्करा का व्युत्क्रमण, शर्करा का व्युत्क्रमण। ये क्या है देखते हैं हम इसे। जो आपके पास शर्करा होती है यानी कि सुक्रोज, ठीक है ना, जो शक्कर होती है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं या शर्करा कहते हैं, इसका सूत्र होता है C12H22O11। यह है आपका क्या, सुक्रोज। तो जो सुक्रोज होता है बच्चों,
जब यह जल के साथ मिलाया जाता है और कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो यह बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में बनता है फ्रक्टोज C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज और दूसरा है बच्चों आपके पास क्या, फ्रक्टोज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान से समझें। इसमें क्या जो शर्करा है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटित हो चुकी है। अब यहां पर आपको हो सकता है देखने में लग रहा होगा कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है उसका सूत्र एक सा है। सर ने गलत लिख दिया। नहीं 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 बेटा, सूत्र तो दोनों का एक सा होता है। ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। जो आपका ग्लूकोज है उसका सूत्र भी होता है C6H12O6, लेकिन इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, जबकि जो आपका फ्रक्टोज है उसका सूत्र भी C6H12O6 है और यह है आपका क्या है, कीटोन क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण है हमारे पास किसके, प्रथम कोटि अभिक्रिया के। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए और थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में अगर सवाल आता है तो आपसे बन जाए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का नहीं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपको कुछ ना कुछ तो बिल्कुल पूछा ही जा सकता है। तो इसीलिए अगला टॉपिक है मेरे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। समाकलित दर समीकरण तो जैसा हमने शून्य कोटि में किया था लगभग वैसे ही वैसा काम है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। यही तो प्रथम कोटि की पहचान है। चलिए देखते हैं। अभिक्रिया है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण ले रहा हूं मैं। अभिकारक A है जो उत्पाद P बना रहा है। यह मेरी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें हम कुछ सांद्रता लेकर के चल रहे हैं। मैंने मान लिया बेटा कि प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब जब अभिक्रिया प्रारंभ ही हो रही है, मतलब कुछ भी अभिक्रिया अभी हुई नहीं है, बस शुरू करने वाले हैं हम, तो उस समय इसकी सांद्रता हमने मान ली A0 यानी कि A0। ये A0 मतलब है बेटा A की यानी अभिकारक की सांद्रता, 0 मतलब शून्य समय पर, मतलब प्रारंभ में, है ना। उत्पाद की सांद्रता तो प्रारंभ में हम कितना लेते हैं, हमेशा शून्य लेते हैं। फिर दूसरा देखते हैं अपन इसमें T समय के पश्चात, T समय पश्चात, T समय पश्चात सांद्रता। तो अगर आप T समय के बाद सांद्रता देखते हैं तो इसकी सांद्रता हो जाती है 80, ठीक है ना। T समय के बाद इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 80। अब देखिए उत्पाद की सांद्रता कितनी लिखेंगे आप A0 था, 80 बचा, तो उत्पाद में कितना बदल गया, A0 माइनस 80। कितना बदल गया, A0 माइनस 80। इस बात को इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे 10 मोलर था, अभिकारक कितना था प्रारंभ में, 10 मोलर, और मान लीजिए कुछ समय के बाद, T समय के बाद कितना बचा, मान लीजिए 4 मोलर बचा, तो उत्पाद में कितना बदला, 6 मोलर। बिल्कुल वैसे ही A0 था, 80 बचा, तो A0 माइनस 80 उत्पाद बनेगा। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा सा सांद्रता वाला काम कर लिया। ये हमें बहुत काम पड़ने वाला है। अगर इतना काम आपने सही कर लिया तो बिल्कुल संभावना है कि आगे का काम तो आप कर ही लोगे। अब इसके लिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लिखना चाह रहे हैं बच्चों दर नियम। दर नियम लिखते हैं इसके लिए कि दर नियम क्या कहेगा। तो दर नियम कहेगा R बराबर K, R मतलब अभिक्रिया की दर, बराबर K, और अभिकारक की सांद्रता मतलब A की सांद्रता की घात 1। ठीक है, यही तो दर नियम। घात 1 क्यों लगाए सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में घात 1 लगेगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया में घात 0 लगेगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में घात 2 लगेगी। जो कोटि होगी वही घात में आएगी, ये बात तो आप जानते हो। अब हमने दर समीकरण तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। दर समीकरण में हमने अभिक्रिया की दर लिखने का तरीका सीखा था, हर एक अभिकारक या हर एक उत्पाद के द्वारा। तो सबसे पहले यहां अभिकारक के लिए लिख रहा हूं मैं। तो अभिकारक के लिए जब भी आप दर समीकरण लिखेंगे यानी अभिक्रिया की दर लिखना चाहेंगे तो पहले क्या बनाएंगे आप, वहां पर
माइनस का चिन्ह बना लेंगे। अभिकारक के लिए माइनस क्यों बनाते हैं बच्चों हम? क्योंकि यह बताता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है। डी सांद्रता किसकी बेटा? ए की। ए की सांद्रता टी समय पश्चात कितनी हो चुकी है? एटी बटे dt। यहां पर भी देखिए ए की सांद्रता टी समय पश्चात कितनी हो चुकी है? 80। इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, अब तो छोटी मोटी गणित है जो कि आप सबसे आती है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर माइनस डी 80 तो जो कहते हो है, ये 80 बटे में ले आया मैंने, बटे 80। ठीक है, और ये dt वहां चला गया, बराबर के dt। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समाकलित दर समीकरण, तो यहां पर हम करने जा रहे हैं क्या? समाकलन। तो चलिए इसका समाकलन कर देते हैं और लिमिट लगाते हैं हम। लिमिट किसकी लिमिट लगाई जाती है? तो आप जानते हैं जिसके साथ d लिखा होता है उसकी लिमिट ढूंढते हैं। यहां d 80 मतलब बेटा अभिकारक की सांद्रता की बात चल रही है, तो सांद्रता की लिमिट कहां से कहां होगी? A0 से 80 तक। वैसे यहां d लगा है t के साथ यानी टाइम के साथ, तो टाइम की लिमिट क्या है? 0 था पहले, मतलब शुरू हो रही थी अभिक्रिया तो 0 समय था, और कितने टाइम तक हुई? t टाइम तक। तो इसकी भी हमने लिमिट लगा दी है। आती बात समझ में? बहुत बढ़िया है। अब इंटीग्रेशन, इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो आपसे आता होगा। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन dx बटे x, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बटे x dx, तो इसका सूत्र होता है 1 बटे x का इंटीग्रेशन, सॉरी यहां बराबर नहीं है, 1 बटे x dx। तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों log x। क्या होगा इंटीग्रेशन? log x। अब log में बेस क्या है? यहां पर e। log में बेस क्या है बच्चों? e है। तो log बेस e को हम ln भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln। और इसे हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक लॉग। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? प्राकृतिक लॉग। इसका सामना मैथ्स में तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में भी कई जगह आता है और केमिस्ट्री में भी कई जगह आता है ना। थर्मोडायनेमिक जो ऊष्मागतिकी वगैरह पढ़े होंगे आपने, वहां भी ऐसा कुछ मिला होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जैसे 1 बटे x का इंटीग्रेशन होता है ln x, वैसे ही 1 बटे 80 का इंटीग्रेशन होगा ln 80। तो माइनस तो उठाया मैंने बाहर, और माइनस बाहर आ गया। 1 बटे 80 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 80, ln 80। और जबकि इसकी लिमिट हमने लगा दी, लिमिट क्या लगाई? A0 से 80 तक। वैसे ही बच्चों यहां पर k है स्थिरांक, तो k तो बाहर आ जाएगा, स्थिरांक हमेशा समाकलन के बाहर आ जाता है। और dt का इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ रखा है, dx का x तो dt का t। और लिमिट यहां भी लगाएंगे हम 0 से लेकर के t तक की। आती बच्चों बात समझ में? बढ़िया है। अब देखते हैं आगे ये क्या होगा। अब यहां पर लिमिट पुट करना है हमें, लिमिट रखना है। कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो ऊपर वाली लिमिट तो है 80, तो 80 की जगह आप पहले क्या रखोगे? 80 ही रखोगे, माइनस दूसरी नीचे वाली लिमिट क्या है? लोअर लिमिट A0। तो यहां पर आप रखोगे A0 बराबर के ऊपर वाली लिमिट t, नीचे वाली लिमिट 0। तो इस तरह से हमने लिमिट रख दी बेटा। अब इसको हल करते हैं। माइनस बाहर है, गुणा करेंगे, माइनस प्लस का माइनस ln a, अगला देखिए at है ना। यहां पर माइनस माइनस का क्या हुआ? प्लस, प्लस का क्या आया? ln A0। तो प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, बराबर के t माइनस 0 t होगा। अब लॉग में एक चीज तो आप जानते हैं, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है बच्चों? लॉग m बटे n। तो बस वैसे ही हम यहां पर कर देंगे लॉग मतलब कि ln A0 बटे AT बराबर KT। तो ये एक अच्छा समीकरण निकल करके आया है। इसको चाहे तो ln लिखो, ln नहीं लिखना है तो बेस e भी लिख सकते हो। मतलब जब लॉग का
बेस ई होता है तो उसे भी हम ln ही बोलते हैं, बराबर क्या जाएगा बेटा, kT। इस तरह से ये एक समीकरण मिला, इसे हम कहते हैं समाकलित दर समीकरण। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन इससे तो मैं कुछ काम कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि जब बेस ई है, बेस ई पर मेरे पास किसी भी लॉग का मान नहीं है। जो हमारी लॉग टेबल है, आपकी बुक के आखिरी पेज में जो लॉग टेबल दी होती है, एंटी लॉग टेबल दी होती, वो सब कुछ आधारित है बेस 10 पर, आधार 10 पर। तो हमें बेस ई को बेस 10 में बदलना पड़ेगा ताकि हम सारी कैलकुलेशन कर पाए। अरे भैया सूत्र क्यों निकाला जाता है? ताकि उससे हम न्यूमेरिकल करें, कैलकुलेशन करें। और बेस ई की कैलकुलेशन तो हमसे बनती नहीं, हमसे नहीं बनती बेटा, मतलब जनरली ये कैलकुलेशन नहीं होती है अपने कोर्स में, है ना। तो इसीलिए अपन इसको बेस 10 में बदलते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, बेस ई को बेस 10 में जब आप बदलते हो तो उसके लिए आपको 2.303 2.303 से गुणा करना है। तो अपने आप क्या होगा, बेस ई जो है वो बेस 10 में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस बात को मैंने जो लिखा हूं ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका शायद कभी ना कभी अपन आगे चल करके उपयोग करेंगे, है ना। अगर आप केवल बोर्ड परीक्षा की बात करें तो उसके हिसाब से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हिसाब से पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन जेडबल या नीट में इससे कुछ ना कुछ हम निकालेंगे, देखते हैं आगे चल करके। अभी तो समझिए, लॉग बेस ई की जगह बेस 10 लगाना है तो मैंने गुणा कर दिया किसका, 2.303 का, और बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों, A0/80 बराबर के इंटू टी। अब देखिए बेटा, ये टी उठा के ला रहा हूं, यहां मैं ला सकता हूं ना, ये वाला टी उठा के यहां ला रहा हूं, तो 2.303/T लॉग A0/80। अब आधार 10 है, ये अंडरस्टूड हो चुका है, अब मुझे बार बार उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर यहां क्या बचा, के, और यही आ गया हमारा समाकलित दर समीकरण। किसके लिए, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो फाइनली हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, के बराबर 2.303/T लॉग A0/80। ये सूत्र अब आप बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल वगैरह या अच्छे लेवल के सवाल आपसे बन जाएं तो आपको क्या रखना है, ये सूत्र ज्यों का त्यों याद रखना है। यहां ये क्या है बच्चों, ये है समाकलित दर समीकरण। किसकी बात चल रही है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, है ना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये है समाकलित दर समीकरण। बढ़िया है, रिजल्ट याद रखें। यहां के क्या है, के है दर स्थिरांक। क्या है बच्चों के, दर स्थिरांक। टी क्या है, टी है समय, अभिक्रिया में लगने वाला समय। A0 हमने क्या माना है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या माना है बच्चों, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। जबकि यहां AT हमने क्या माना है, AT माना है T समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता। T समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो इस प्रकार से इतना काम आपको कर लेना है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कहानी तो इंपॉर्टेंट हुई किसके लिए बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। लेकिन दूसरी परीक्षाओं की अगर आप नीट की बात करें या जेडबलई की बात करें तो उसके लिए आप ये सूत्र याद रखें। फिर आगे चल करके हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, तो वो आपको फिर प्रैक्टिस करना है। अब दर समीकरण तो हमने निकाल लिया सर, अब क्या, अब आगे है इसका अर्धायु काल, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धायु काल। मतलब इस वीडियो में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसमें से कुछ ना कुछ तो बेटा जरूर पूछा जाएगा। चाहे आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण पूछ लिए जाए, या आपसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण पूछ लिया जाए, या अर्धायु काल, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, गारंटी है इस बात की। तो अर्धायु काल फिर से उठाते हैं हम अपनी अभिक्रिया। ए से क्या बन रहा था, उत्पाद P बन रहा था।
इसकी प्रारंभिक सांद्रता, क्या लिए थे हमने, प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली गई थी बच्चों, इसकी प्रारंभिक सांद्रता A0, इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी 0। फिर t समय के पश्चात सांद्रता, t समय के पश्चात सांद्रता, तो देखिए t समय के पश्चात सांद्रता थी 80, लेकिन यहां t समय नहीं चाहिए, t हाफ समय, मतलब बेटा अर्धायु काल, t हाफ समय के पश्चात मतलब अर्धायु काल के पश्चात। अर्धायु काल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया 50% संपन्न हो जाती है, मतलब अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। क्योंकि अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल चुकी है, तो इसीलिए ये बचेगा कितना, A0/2। समझ गए बेटा, A0 शुरू में था, आधा बचा, मतलब A0/2, जिसको हम अभी तक क्या मान रहे थे, 80, तो मतलब 80 की जगह आप क्या रख सकते हो बच्चों, A0/2। ये बात सही है। उत्पाद कितना बनेगा अगर ये पूछ लिया जाए, तो ये भी A0/2। अरे भाई, आधा अभिकारक आधे उत्पाद में बदल गया, A0 था, A0/2 बचा और A0/2 उत्पाद में बन गया। अब हम लेते हैं समाकलित दर समीकरण, के बराबर क्या था, 2.303/t log A0/80। अब आप इस t को उठा के लाइए इधर, देखिए बेटा क्या निकल के आता है, t आ गया इधर 2.303/k log A0/80। समझ में आ रहा है कुछ, देखिए t इधर ले आए, k इधर ले गए, कर सकते हैं काम, है ना। अब t की जगह t हाफ निकालना चाह रहा हूं मैं, 2.303/k log A0, तो ठीक है बेटा। 80 की जगह क्या रख दूं मैं, 80 की जगह रख सकता हूं मैं A0/2। क्या रख सकता हूं मैं, A0/2, A0 से A0 गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या रिजल्ट बनेगा मेरे बच्चों, t हाफ बराबर 2.303/k और log 2 बचेगा बेटा। और log 2 का मान होता है, log 2 का मान आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। log 2 का मान याद रखना कितना होता है, 0.3010, है ना। वैसे तो 0.3010 है, लेकिन मैं इसे 0.3 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो हम पूरा मान रखें, या तो आप शॉर्ट में रखना चाहते हैं 0.3, क्योंकि 0.3010 को लगभग मैं 0.3 ही लिख सकता हूं। तो चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने में उत्तर क्या आया बच्चों, टी हाफ बराबर गुणा करें 0.693/k। और अब इस सूत्र को मेरे बालक क्या करेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे ना। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना होता है, 0.693/k। अब इसके सूत्र में कहीं A0 आया क्या, नहीं आया यार। तो क्योंकि इसके सूत्र में कहीं A0 नहीं आया, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अर्धायु काल A0 पर, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी बात है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बेटा इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो मैं बोलूंगा किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या बेटा, अर्धायु काल, ठीक है ना। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण लिखिए, सांद्रता लिखिए, सब एक ही बेटा, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में या नीट वगैरह में बेटा किसी ना किसी तरीके से पूछी जा सकती। तो इसे भी ध्यान रखिए, सूत्र याद रखिए। तो अभी तक हमने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में जो समझा, उसको थोड़ा सा हम समराइज करते हैं, निष्कर्ष देखते हैं उसका क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर सबसे पहले हमने बोला कि यहां अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, और इसके लिए दर नियम लिखना हमने सीखा। दर नियम क्या आया, दर नियम आया अभिक्रिया की दर R बराबर
R बराबर क्या आया K, अभिकारक की सांद्रता की घात 1, अभिकारक की सांद्रता की घात 1। और इससे हमें शिक्षा क्या प्राप्त हुई बच्चों कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। दूसरी बात हमने दर समाकलित दर समीकरण देखा, K बराबर 2.303 बटे T log A0 माइनस AT। ठीक है ना, हो सकता है कुछ किताबों में आपको log A बटे A माइनस एक्स मिल जाए, स्मॉल a बटे स्मॉल a माइनस एक्स, तो मिल सकता है बेटा, पुरानी किताबों में मिल सकता है। ये मैंने जो बताया ये एनसीईआरटी का तरीका है, वो भी कोई कठिन नहीं। अपन यहाँ जो A0 ले रहे हैं उसने उसको स्मॉल a माना है, जो AT ले रहे हैं उसको A माइनस एक्स माना है, बस इतना काम किया है, तो कोई कठिन कुछ नहीं है बेटा। तो ये इस तरह से। और तीसरा आया अर्धायुकाल, जो कि आया कितना 0.693 बटे K। तो इतनी बात है। देखिए लेक्चर जब अपन पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा बनता है लेक्चर, लेकिन उसमें जो याद रखने की बातें होती ना वो बहुत कम होती हैं, मतलब बहुत कम और बहुत आसान बातें होती हैं जिनको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो बेटा ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, बहुत सारी बातें करें हमने, लेकिन अभी ये बातें खत्म नहीं हुई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके बारे में, इसके कुछ न्यूमेरिकल और कुछ अच्छी बातें हम और करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बच्चों अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, थोड़ा सही लग रहा है कि यार बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।